अस्सलामुअलैकुम। मेरे साथ मौजूद हैं नवेद राजा साहब, जो कि एचआर और लेबर लॉज में बहुत अरसा दराज से माशाल्लाह एक्सपीरियंस रखते हैं अपना। और एक इदारा है इनका एसआईआरपी के नाम से। कैसे हैं नवेद साहब, क्या हाल है? जी माज भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं ठीक ठाक हूँ। होपफुली आप भी ठीक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा जा रहा है भाई, लॉकडाउन कैसा जा रहा है? लॉकडाउन ने तो हमें बिल्कुल एक नई दुनिया दिखा दी है। वो जिसको वो कहते हैं ना कि पंजाबी में कहते हैं पढ़ने डाल दिया है। तो इसने अच्छा। तो हमें जो है वो चीज़ें और वो काम करवाए हैं जो हम लोगों ने शायद अपने नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स के अंदर भी प्लान में नहीं थे। तो बिल्कुल बिल्कुल। लॉकडाउन ने जहाँ पे प्रिकॉशंस की तरफ हमने लर्न किया और दूसरी तरफ एक न्यू लाइफ न्यू नॉर्मल को काफी लर्न किया है। तो ये लॉकडाउन तो ऐसे ही है, लर्निंग भी साथ लेके आया है। मेरे हिसाब से तो काफ़ी लर्निंग लेकर आया है, मतलब नॉट जस्ट प्रोफेशनली, एजुकेशन वाइज भी मैंने देखा कि काफ़ी हद तक जो है ना वो लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। तो अच्छी चीज़ है, मतलब ज़रूरत थी मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस ट्रांसफॉर्मेशन की। जी बिल्कुल। डिजिटलाइजेशन इसकी हम बात तो कर रहे थे, लेकिन ये फिर ये जो पेंडेमिक सिचुएशन आई इसने फोर्स्ड डिजिटलाइजेशन करवा दी है। मैं तो इसको यूं कहता हूँ कि हमें उसने वो पुश कर दिया कि भाई आप जाएं फटाफट डिजिटल हो जाएं। और उसकी ये एक एग्जांपल है, जैसे ये हम आज एक लाइव शो में बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल। ये भी एग्जांपल है। अदरवाइज हम शायद मीटिंग प्लान कर लेते कि आप मेरी तरफ आएंगे, मैं आपकी तरफ आऊंगा, कोई गप बिल्कुल। लगाएंगे। ई कॉमर्स जी ने बेसिकली लोगों को बहुत फैसिलिटेट किया कि लॉकडाउन में अगर आप कहीं जा भी नहीं पा रहे तो टेक्निकली आपके पास ई कॉमर्स स्टोर मौजूद हैं। आप जो है ना वो जी। घर बैठे सहूलत के साथ चीज़ें मंगा सकते इसने बड़ा मेजर इम्पैक्ट क्रिएट किया, और जो लोग ई कॉमर्स में भी नहीं आए थे उनको भी फोर्सफुली आना पड़ गया। हैं। जो बिल्कुल बिल्कुल। लोग कह रहे थे कि जी ये चीज नहीं होगी, हम तो बस आते हैं मार्केट में, शॉप में, ऑफिस में बैठते हैं तो हमारा तो कस्टमर चल के आता है। तो हम्म। वो लोग उन्होंने स्विच किया है, और जो स्विच नहीं कर रहे वो अभी पीछे रह जाएंगे, और पीछे रह चुके हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और अच्छा, वो वाला जो फिजिकल वाला फैक्टर था ना वो भी कहीं ना कहीं लोगों का ब्रेक हुआ है कि वो लोग खवातीन हमारे घरों की कहती हैं कि यार चीज को जाके हाथ में देख के परख के उसके बाद फिर उसको वो करना। तो वो चीज भी चेंज हुई है बाकायदा। आपका जो SIRP वो है उसके बारे में कुछ बताइए, क्या उसका स्कोप है और क्या करते हैं आप लोग? SIR भी बेसिकली एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स का एक प्लेटफॉर्म है। ये इसकी जो है ना एसेंशियल है कि इसमें जो लोग इंगेज हैं, इन्वॉल्व हैं, ऑल आर प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स। उसकी रीजन है कि इसकी अभी आपने पूछ लिया है, इसकी नीड जो है वो बेसिकली क्वेश्चन ये बनता है कि जी नीड उसकी कहाँ से आई। सही। तो उसकी इसलिए आई कि हम देखते हैं कि और भी बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जहाँ पे हम जा सकते हैं, गप लगाएं, ट्रेनिंग करें, सीखें, सिखाएं, सारा कुछ चल भी रहा है और बड़ी वैल्यू एडिशन हो रही है थ्रू डिफरेंट फोरम्स। तो SCRP की जो यूनिकनेस मैं समझता हूँ, जो हम लोग जो है एक जैसा ज़हन रखते हुए हमने जब आपस में सलाह मशवरा किया और इस चीज़ को फॉर्म किया, तो उसकी हम्म। यूनिकनेस सारे इसके अंदर प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स हैं। हम मजीद गुफ्तगू करते हैं चूँकि कोविड-19 एक पेंडेमिक है, इसकी बात हो रही है। और साथ साथ काफ़ी लोग सेल्फ क्वारंटीन हैं, आइसोलेशन में हैं। सो डेफिनेटली मतलब इंसान अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी काम कर सकता है ना। मतलब मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम आप यही कोशिश करते थे कि यार टाइम नहीं होता हमारे पास। हम हमेशा ये बोलते थे ना। तो अब तो टाइम भी बहुत है, मतलब बंदा इम्प्रूव भी कर सकता है अपने आप को, चीज़ें सीख भी सकता है, ग्रो भी कर सकता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ह्यूमन नेचर के बारे में कि क्या समझते हैं आप कि क्या होती है इंसानी फितरत के बारे में। हम पहले आगाज करते हैं कि क्या होती है इंसानी फितरत को, क्या समझते हैं आप? हाँ, बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। इसको मैं स्टार्ट करूंगा कोट करके। न्यूटन की एक स्टेटमेंट है, बड़ी फेमस है। उसने हम्म। कहा कि मैं हेवनली बॉडीज जो हैं उनको तो मैं काउंट कर सकता हूँ, बट आई कैन नॉट काउंट मैडनेस ऑफ मैन। तो अच्छा। वो कहता है कि इंसान की जो मैडनेस है उसको मैं काउंट नहीं कर सकता। बाकी मेरे से आप दुनिया जहान और पूरी वो जो है हेवनली बॉडीज हैं जितनी, उनके बारे में मेरे से आप बात कर लें, फिजिक्स के अंदर मैं उसका कोई ना कोई सोल्यूशन दे दूंगा, वो हाँ। काउंटेबल हैं। लेकिन ये जो ह्यूमनली मैडनेस है इंसान की, उसको वो कहता है कि नहीं, ये मेरे भी बस में नहीं है।
तो ह्यूमन नेचर जो है ये बेसिकली, इसको मैं लिंक करूंगा, ये बेसिकली हमारी ये ना करेक्टरिस्टिक्स हैं इसके मेन, कि आप क्या फील करते हैं, क्या बिहेवियर है, क्या कंडक्ट होता है। तो ये चीजें जो है ह्यूमन नेचर को बेसिकली रिफ्लेक्ट करती हैं। तो इसकी अब ये चीजें भी, आप क्या फील करते हैं, चीजों को कैसे परसीव करते हैं, आपका कंडक्ट क्या है, तो ये चीजें भी इन्फ्लुएंस्ड है बेसिकली। अब सही। ह्यूमन नेचर को बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या देखना है कि हम ये स्टडी करें कि ये चीजें कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड हैं। यानी आप एक आपके सामने एक सिनेरियो है, या कोई इंसान है, कोई सीन है, सीनरी है, तो उसको आप कैसे देखते हैं, उसके अंदर से आप पॉजिटिविटी देखते हैं, नेगेटिविटी देखते हैं, उसके अंदर से कुछ लर्निंग देखते हैं, उसको देख के खुदा का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, या उसको देख के तो फील करते हैं कि ये यार ये कुछ भी नहीं। या कुछ लोग हैं वो उसको जो है ना एंजॉय करते हैं, ना उससे कोई किसी भी किस्म का इम्प्रेशन नहीं लेते। तो ये सारी इन चीजों को लर्न करने के लिए जरूरी है कि हम वो इन्फ्लुएंसिंग जो फैक्टर्स हैं उनको अंडरस्टैंड करें। तो वो मेरे ख्याल से होते हैं, हर इंसान जो है वो डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहा होता है। यहाँ बिल्कुल पे मेरे बैकग्राउंड से मुराद कहने का कि रीजनल डिफरेंस होता है इंसानों में। फिर बिल्कुल उसके बाद हर इंसान के अपने स्पेशल सर्कमस्टांसिस होते हैं जिसके अंदर वो ग्रूमिंग उसकी होती है। बिल्कुल। उसके बाद कम्युनिटी का होता है कि आप की कम्युनिटी जो है वो किस में ग्रूमिंग हुई। फॉर एग्जांपल कम्युनिटी से मुराद इसको मैं या सोसाइटी इसको ले लें। फैमिली की बात हो सकती ये है इसमें, फैमिली आएगी सबसे पहले तो सोसाइटी के अंदर, एक कम्युनिटी में। फैमिली भी करती है मैटर, लेकिन अभी मैं जरा इसको ब्रॉडर सिनेरियो में, क्योंकि अभी ह्यूमन की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल पे जी जी आते जी। हैं। तो उसमें फॉर एग्जांपल यूरोपियंस हैं, अमेरिकन हैं, वो हर एक की हम्म। डिफरेंट नेचर है। आप इधर सब बिल्कुल कॉन्टिनेंट में आते हैं तो डिफरेंट है, अरबियों की डिफरेंट है। तो ये बिल्कुल। बेसिकली सोसाइटी जो है ये भी अपना इम्पैक्ट क्रिएट करती है। आप किसी चीज कोई भी एक प्रोपोजिशन दे दें, और हम्म। इनको अमेरिकन को दे दें, यूरोपियंस को दे दें, अरब्स को दे दें, चाइनीज को दे दें, ये एशियंस को दे दें, तो हम कुछ ना कुछ उसमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये लोग इस तरीके से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि बिल्कुल वो उसमें उनका कल्चर जो है वो उनका इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है। फैमिली मैटर करती है। फैमिली को भी जब अगर इसको हम नंबर्स में करें डिवाइड, तो बिल्कुल फैमिली का भी उसके अंदर शेयर निकलता है। वो उसको मैं कहता हूँ, जो मैंने एक लफ्ज यूज किया था सरकमस्टांसिस, तो वो जी जी। सरकमस्टांसिस है बेसिकली कि इंसान किन इमीडिएट हर इंडिविजुअल को क्या हालात व क्या दरपेश हैं, तो वो हम्म। भी इंसान के फितरत के ऊपर, रवैयों के ऊपर जो है असरअंदाज होता है। जो बात की इंसान के मुख्तलिफ ट्रेड्स होते हैं और फैक्टर्स होते हैं जो उसमें इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं। एक फैक्टर आता है जिसमें कहीं ना कहीं जेनेटिक्स का, जो हम बात करते हैं कि इंसान ह्यूमन जीन्स होते हैं कि मेरे है ना वो बाप दादा परदादा और पिछली नस्ल से ना वो कुछ ना कुछ होगा जो कहीं ना कहीं मेरे वालदा और वालिद की दोनों की तरफ से मुश्तरका तौर पे मेरी है ना वो शख्सियत का हिस्सा बना होगा। उसके साथ साथ हम फिर बात करते हैं तो फिर बात आती है हमारा इंसानी दिमाग की, जहाँ से हम कहते हैं कि हमारे सारे इमोशंस जो हैं वो लीड कर रहे होता है वो, और फिर वो है ना वो इवेंचुअली हार्ट के ऊपर इम्पैक्ट करके एक इंसान को सोच और एहसास इन दोनों का मजमुआ बना रहा होता है। फिर इसमें एक किरदार आता है एनएलपी का, एक नई एक उभरती हुई एक जो है फील्ड है, न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। शायद आप ने भी कुछ ना कुछ तो सुना हुआ ही होगा इसके बारे में, जिसमें हम बात करते हैं ह्यूमन सेंसेस की, कि किस तरह से जो है वो इंसान अपने पांचों हवास को लेकर किस इफेक्टिवली है ना वो अपना और दूसरों से रास्ते को किस तरह से इम्पैक्टफुल बना सकता है। और इवेंचुअली कहीं ना कहीं यही जो पांच हवास होते हैं, जितनी इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है उसको उस तरह से है ना वो इंसान अपने है ना वो तमाम कम्युनिकेशन के अंदर, अपने है ना रिलेशनशिप्स के अंदर, ठीक है, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर, ठीक है, अपने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो उस चीज़ को अप्लाई करके अपने आप को उस तरह से है ना वो इम्प्रूव कर सकता है। और लर्न भी है ना वो लर्निंग भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है।
तो आप न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में बताइए, आपने क्या आपकी क्या राय है इस बारे में? अच्छा, आपने बिल्कुल आपका तो माशाल्लाह इस फील्ड में पूरा रिसर्च भी है, स्टडीज हैं, जी जी जी। आपका नॉलेज इसमें माशाल्लाह ज्यादा है। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि एनएलपी में बेसिकली ये वो स्टडी है जो स्टडी करती है सक्सेसफुल लोगों को, और जो उन्होंने उन सक्सेसफुल लोगों ने जो बिहेवियर, कंडक्ट, कोई जो उनकी हैबिट्स थी वो जो अपनाई हुई थी, तो ये उनको स्टडी, उसके बारे में स्टडी है। और लोग ताकि इसको स्टडी करें, एनएलपी के जरिए इसको इस्तेमाल करते हुए अपने थॉट प्रोसेस को रिफाइन करें, उनके प्रीवियस एक्सपीरियंस से सीखें सक्सेसफुल लोगों के, और अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको अचीव करने के तरफ बढ़ जाएं। तो ये इसको मैं देखता हूँ। इसके अंदर अगर कुछ टेक्निक्स की बात करें तो टेक्निक्स क्या है, बेसिकली टेक्निक्स भी यही है कि आप एक, फॉर एग्जांपल, एक सिनेरियो आ गया आपके पास, एक डिसीजन मेकिंग स्टेज आ गई आपके पास ना, बिल्कुल। इस वक्त आपने एक डिसीजन मेकिंग करनी है। तो ये बेसिकली न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो है ये उसको ट्रेन कर देती है उस इंडिविजुअल को कि आप डिसीजन मेकिंग के वक्त पार्ट ऑफ प्रोपोजिशन या पार्ट ऑफ सिनेरियो ना बने, एक लम्हे के लिए उससे बाहर आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बाहर आके तो वहां से, इसको कहते हैं डिसएसोसिएट, अपने आप को कर लें, और वहां बिल्कुल आके जो है ना उस इशू को अंडरस्टैंड करें कि ये मामला क्या है और इसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। और आपको जिस तरीके से वो प्रेजेंट किया गया इशू, या आपने फर्स्ट हैंड उसको जिस तरीके से परसीव किया, तो आप उस सारे के कंटेंट को रीफ्रेम करें बिल्कुल कि बिल्कुल। अब मैंने ये समझा लेकिन ये भी हो सकता है, हम्म। मैं इसको ये सोच रहा हूँ लेकिन इसके अंदर ये हो सकता है। तो बिल्कुल इसको जब रीफ्रेम करेंगे तो आप उसकी तह तक पहुंच सकते हैं कि हाँ ये एक्चुअल इशू है क्या। उसके बाद अपने इनर को एक्सटर्नल फोर्सेस जो आपको फर्स्ट हैंड जब आई आपको ये एक डिसीजन मेकिंग की स्टेज, और आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, तो आपको एक केस पुटअप किया गया है, प्रोपोजिशन आई है आपके पास कि जिसके ऊपर ये डिसीजन चाहिए। तो जब आप उस पोजीशन से अपने आप को फॉर टाइम बीइंग डिसएसोसिएट किया, तो फिर आप जो है उसको कहते हैं एंकरिंग योरसेल्फ। जब अपनी आप को एंकरिंग करेंगे आप, तो उस वक्त आपका इनर और प्लस वो जो आपके एक्सटर्नल इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स हैं वो मिलेंगे जब, तो उस वक्त आपके पास एक मुख्तलिफ जाविया आएगा इन चीजों को देखने का कि जी ये मैं इस प्रोपोजिशन में भी आ गया हूं, मैंने ये डिसीजन करना है, तो क्या डिसीजन मैं करूं। अच्छा, उसके बाद अब आता है डिलीवरी का फेज कि आपने चीजों को उस सिनेरियो से निकले, चीजों को रीफ्रेम किया, अपने इनर को उस एक्सटर्नल नीड के साथ, इन्फ्लुएंस के साथ, एक्सटर्नल अप्रोच के साथ मैच करके देखा, और अब आप कोई ना कोई जहन में डिसीजन इवॉल्व हो चुका होता है। उसके बाद आपने क्या करना है, आप दूसरों के माइंड्स को कंट्रोल करना है। अब आपने इसका जो है ना एनएलपी का ये एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की मैं अभी कह रहा हूँ, अभी हाफ में है, तो अब क्योंकि अब आप डिलीवरी स्टेज पे आ गए हैं, डिसीजन मेकिंग होने लगी है, क्योंकि उसकी एक्सेप्टेंस भी चाहिए। तो अब आप जो है इस तरीके से देंगे इम्प्रेशन, जो है उसमें आपकी रेपो मैटर करेगी, आप अपनी रिप्यूट बिल्डिंग करेंगे, तो ताकि आप जो है ना लोग आपकी तरफ से जो गिवन वर्डिक्ट हो उसको जो है वो उस तरीके से चैलेंज ना करें, उसको बस बिल्कुल एक्सेप्ट करें और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवा लें। ये मार्केटिंग सेल्स के लिए भी बड़ा अच्छा टूल के तौर पे होता है। फिर आप अपनी टीम्स को लीड कर रहे होते हैं, तो टीम लीडर, उसमें ये एनएलपी का ये टूल आपके लिए बड़ा कारआमद होता है। एनएलपी जो है मैं समझता हूँ
अभी इस दिस शुड बी ए पार्ट ऑफ एसेंशियल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट टूल बिजनेसेस के लिए, बिजनेसेस की ग्रोथ के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए। इस न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के ऊपर ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। नहीं करते अभी तक, मैं देख रहा हूँ लोग बात नहीं इस पे इतनी कर रहे। इसमें आप बिल्कुल देखें बिल्कुल ना, ऐसे ही है। हाँ, इमोशन मैं तो इसको समझता हूँ कि ये वो चीज़ है जो कि नॉट जस्ट स्कूलिंग, मैं तो इसको बोलता हूँ स्कूलिंग में भी ये चीज़ इन्वॉल्व होनी चाहिए कि आप जो है वो इवेंचुअली जो मैट्रिक से जो बच्चा ऑनवर्ड्स आगे जा रहा है उसको बेसिक ह्यूमन स्किल्स और उसको जो बेसिकली जिस तरह से है ना वो जेलिंग करना, प्रेजेंटेशंस देना, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स देना, ये जो बेसिक कोर्सेज हैं इसके अंदर अगर हम न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को भी इन्वॉल्व करना शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं ये हमें प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे प्रोफेशनल्स को बहुत हद तक सपोर्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि टेक्निक्स बहुत ज़्यादा कारआमद हैं और प्रूवन टेक्निक्स हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है और अल्टीमेटली इसको सपोर्ट हासिल है आपके 5 सेंसेस की, जो कि आपका अल्टीमेटली है ना वो पहुंचते हैं अनकॉन्शियस माइंड से। तो अनकॉन्शियस माइंड तो वैसे भी जो स्क्रिप्ट उस पर लिखा जा चुका है, तो वो तो उसके तहत जो काम हो रहा होगा उसकी तो डेप्थ का लेवल बहुत ही है ना वो वे बियॉन्ड होता है जो आपका कॉन्शियस लेवल माइंड कर रहा होता है। सो टेक्निकली अगर हम एनएलपी की टेक्निक्स को सीखें और अप्लाई करना शुरू कर दें, सो आई बिलीव कि ऑल इन ऑल हमारा नॉट जस्ट एजुकेशन, नॉट जस्ट प्रोफेशन, रिलेशनशिप, हर चीज़ के अंदर है ना हमें ओवरऑल एक बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ना ये चीज़ हो सकती है। बिल्कुल आई एग्री। देखें, इमोशंस का बड़ा इसके अंदर आपने सेंसेस की बात की। इमोशंस भी आप उनको कंट्रोल कर लेते हैं, ना सिर्फ अपने इमोशंस, आप ऑपोजिट पार्टी जो है उसके भी हम्म। इमोशंस आप किस तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं, उसकी फीलिंग को, बिल्कुल उसको चीजों को कैसे परसीव करता है, उसको उसके अंदर आप एक डिजायर क्रिएट कर देते हैं। वो डिजायर क्रिएट होने से आपका गोल अचीवमेंट आसान हो जाती है। तो एनएलपी की इम्पोर्टेंस जो है वो उस तरीके से उसको प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसको प्रैक्टिस करना भी चाहिए। और इसकी बिल्कुल इम्पोर्टेंस जितनी है, जितनी ये बिल्कुल जबरदस्त फील्ड है, टूल है, इसको उतना ज्यादा इस्तेमाल भी करना चाहिए, जो कि अभी अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसी से फिर आपने इमोशंस की बात की, इसी से फिर हम बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो वो फैक्टर आता है जो बहुत कॉमन है हमारे यहाँ, जहानत का जो एक पैमाना है, आईक्यू। और फिर उसको हम काउंटर करते हैं जो एक इवॉल्विंग टर्म है, इमोशन कोशेंट की। हम अभी इमोशंस के पर भी बात कर रहे हैं और ये बेसिकली एचआर के अंदर हमारे यहाँ बहुत कॉमन बिहेवियर आता है कि इंटरव्यूज में कहा जा रहा होता है कि भाई आईक्यू पे फोकस करो, आईक्यू पे फोकस करो। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब दुनिया को ये रियलाइज हो रहा है कि मतलब बिग वो परसेंटेजेस और जो है वो जी हाईएस्ट जीपीएस और जो है वो रैंकिंग्स और आईक्यूज से है ना वो कहीं ना कहीं वो लोग पैदा नहीं कर पा रहे जिसकी एक्चुअली है ना वो ऑर्गेनाइजेशंस को और हमारे स्कूल्स को, यूनिवर्सिटीज को एक इमोशनली कोशेंट बेसिस के ऊपर एक इमोशनली अवेयर बंदे की जरूरत होती है। तो ये चीज़ तो मैंने टेक्निकली देखी है, एचआर के अंदर भी इसका बहुत बड़ा रोल है। आपकी क्या राय है इस बारे में? हाँ बिल्कुल, इस पे तो काफी डिस्कशन होती ही रही है। और देखें, आईक्यू जो है ना, आपको बड़ा अच्छा जो है वो एक वर्कर प्रोवाइड कर देता है। वर्कर से मुराद के एक आपको ऐसा प्रोफेशनल मिल जाता है आईक्यू जिसका अच्छा है, तो आपके हम्म। काम वो बड़े स्पीडीली अच्छे तरीके से वो परफॉर्म कर देगा। तो हम्म। वो है कि आप ना फायर फाइटिंग आईक्यू अच्छा है तो फायर फाइटिंग करवाते रहें, और उसमें वो जिस बंदे का आईक्यू लेवल अच्छा है वो बड़ा अच्छा उसके अंदर परफॉर्म करेगा। मैं जिसको हम्म। एडवोकेट करता हूँ दैट इज ईक्यू। ईक्यू हम्म। बेसिकली एक लीडरशिप ट्रेट है। और हम्म। ईक्यू जो है उसके लिए वो बेसिकली एक साइन है कि जी ये बंदा जो है ठीक, आईक्यू लेवल भी अच्छा है और ईक्यू भी इसके अंदर हम देखते हैं इमोशनल कोशेंट है। और ये बंदा जो है ना सिर्फ इसको मैं कहूंगा कि जी सेल्फ ड्रिवन नहीं, बल्कि पैशनेट ड्रिवन जो है वो उस तरह का है। तो हम्म। ईक्यू इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट जब आप लीडरशिप या एक किसी प्रोग्रेसिव जॉब के ऊपर हायरिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने एचआर हम्म। के हवाले से बात की। तो हम्म। हमें को ज्यादा वेटेज देनी चाहिए कि ये बंदा जो है ये इसकी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, हम्म। ये डिफरेंटली सोच भी सकता है।
और ये जो है IQ इज द फाउंडेशन, IQ प्लस EQ हो गया तो समझे आपको आज के दौर का एक बिल्कुल गोल्डन कैंडिडेट जो है आपको अवेलेबल होता है। तो बिल्कुल। ये दोनों जरूरी हैं। और अगेन के जी IQ के लिए आपको वो रूटीन वर्क और नीट वर्क, रूटीन वर्क, नीट वर्क हम्म। और टाइम वर्क, क्योंकि वो स्किल्स से रिलेटेड ज्यादा है उसके बिल्कुल अंदर के जी, बिल्कुल। वो स्किल्स है आपकी और आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और आप प्रोग्रामर हैं, प्रोग्रामिंग करते जा रहे हैं, रात को अपनी जॉब पूरी करके सोते हैं और सारा कुछ। EQ जो है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, ये प्रोग्रामिंग तो है, अगली दफा जो है ये आज का टास्क तो मैं पूरा कर दूंगा, नेक्स्ट टाइम ये 7 सजेशन भी लेके जाऊंगा कि जी ये इसकी जगह अगर ये कर लिया जाए तो हम टाइमली और अच्छा एफिशिएंटली परफॉर्म भी कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है। तो EQ की डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती हैं। तो ये है मेरी नज़र में IQ और EQ का जो डिफरेंस मैं इसमें देखता हूँ। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बाकी अब बहशते कौम और बहशते इंसान ना, हमें EQ की ज़्यादा ज़रूरत है। और IQ, नंबर्स, ग्रेड्स और ये जो दौड़ है ना, इससे बाहर निकाल के कंपैशन, एम्पैथी, ये चीज़ें ना वो अगर हमारे अंदर ज़्यादा बिल्ड हो जाए तो एक अच्छी इंसानियत और एक अच्छा माशरा बिल्कुल हम वजूद बना सकते हैं। थैंक यू सो मच नवेद साहब, आपके वक्त के लिए। और मुझे उम्मीद है आप मुझे दोबारा टाइम देंगे, मैं आपको जब बुलाना चाहूँ। जी बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। मैं भी एक लाइन लास्ट में ऐड करना चाहूंगा। जी जी। ये जो IQ और EQ से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं अभी ना, ये पोस्ट कोविड जो एक न्यू नॉर्मल है बेसिकली आ चुका है, जो इस वक्त जी। एक न्यू नॉर्मल चल रहा है, ओल्ड नॉर्मल नहीं आएगा अभी। जो हाँ प्री हाँ। कोविड था वो नहीं आएगा, न्यू नॉर्मल के अंदर अभी मार्केट ही मल्टी स्किल्स को जो है वो हायर करेगी। मार्केट हम्म। में सर्वाइवल या कम्पिटिटिव एज जो होगा वो मल्टी स्किल वाले को ही होगा। तो इसलिए बिल्कुल। इम्पोर्टेंस दोनों की, IQ और EQ की। और थैंक यू वेरी मच अगेन टू यू फॉर गिविंग मी टाइम, फॉर इनवाइटिंग मी और फॉर योर पेशेंस हियरिंग। और मैं तमाम व्यूअर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपका जो इंशाल्लाह फीडबैक होगा उससे हम बेहतर से बेहतर जो है आपको डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।